हेलो एवरीवन, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर इसमें देखने वाले हैं, जो है हमारा इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। मतलब इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बीच किस तरीके से रिलेशन को इंश्योर किया जाता है, ये हम लोग अपने इस लेक्चर में देखेंगे। आज ये हमारा जो पूरा पॉलिटी का कोर्स है उसका 7th लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सपोज अगर ये स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, 3 है, 4 है, तो किस तरीके से ये एक साथ रह सकते हैं, इनको किस तरीके से एक साथ रखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे वही दिया हुआ है कि अगर हम लोग इंडिया के फेडरल सिस्टम के सक्सेसफुल फंक्शनिंग की बात करें, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके, इसलिए ये जरूरी होता है कि सेंटर एंड स्टेट के साथ साथ स्टेट्स के बीच भी रिलेशन अच्छा हो। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि स्टेट्स के बीच का जो रिलेशन हो वो प्रॉपर तरीके से चल सके। इसमें सबसे पहला ये दिया हुआ है कि अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो, वो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है ये हमेशा न्यूज में रहता है, ये हमेशा देखा जाता है। तो अगर कभी वाटर डिस्प्यूट अगर होता है, क्योंकि देखो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर एक रिवर है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एक रिवर किसी एक स्टेट में फ्लो करे। ऑब्वियसली ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में फ्लो करेगा। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रिवर्स का फ्लो अगर होता है तो फिर थोड़ा वो डिस्प्यूट हो जाता है अलग अलग स्टेट्स के बीच। उसके बाद दूसरा है कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल बना करके किस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। उसके साथ यहाँ पे एक चीज देखना है कि हर स्टेट अपने अपने एक्ट्स बनाते हैं, हर स्टेट का कुछ अपना अपना रिकॉर्ड वो तैयार रखते हैं। हर स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स हैं उनका जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो किस तरीके से एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो सके इन सब चीजों का, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ अब ऑब्वियसली एक स्टेट अगर है तो अगर उस स्टेट में सपोज कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो ऐसा तो नहीं है कि उस स्टेट में जितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है वो सारा उसी स्टेट में कंज्यूम हो जाएगा, वो ऑब्वियसली दूसरे स्टेट्स में भेजा जाएगा। तो किस तरीके से फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, इंटरकोर्स होता है, वो भी हम लोगों को देखना है। तो यहाँ जैसे दो चीजें होती है, एक होता है हमारा इंटर स्टेट काउंसिल और दूसरा होता है जोनल काउंसिल। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली बनाया जाता है इसी कोऑर्डिनेशन को इनहेंस करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला हम लोगों को देखना है यहाँ पर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का। तो आर्टिकल 262 में ये क्लियरली मेंशन्ड है दैट प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। यहां मैं एक चीज पहले ही बता दूं कि अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो यहां पर ना तो कोई ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई हाई कोर्ट कुछ कर सकती है। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हमेशा कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर होता है। तो यहां पर आर्टिकल 262 में दो चीजें हैं। पहला है कि द पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। अब यहां पर यह दिया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना करके इस डिस्प्यूट को खत्म करने का, या इस डिस्प्यूट में किस तरीके से यूज किया जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा वाटर, ये सब कुछ पार्लियामेंट लॉ बना करके कर सकती है। दूसरा यहां यह है कि पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी कोर्ट इज टू एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। मतलब यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर दो स्टेट्स के बीच अगर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है ना तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या है कि अंडर दिस प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड 2 लॉज। तो पार्लियामेंट ने 2 लॉ बनाए हैं। पहला है द रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, दूसरा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये दोनों 1956 का है। ठीक है, कौन कौन सा है? द रिवर बोर्ड्स एक्ट एंड द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। जो इसमें पहला है हमारा रिवर एक्ट, जो हम लोगों ने जो अभी यहां पर देखा था द रिवर बोर्ड्स एक्ट, इसमें क्या है कि द रिवर बोर्ड्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, रिवर बोर्ड्स एक्ट मतलब एक रिवर बोर्ड बनाया जाएगा, बोट नहीं, बोर्ड।
for the regulation and development of interstate river and river valleys. A river board is established by the central government. फिर से यहाँ ये ध्यान देना है कि ये कौन establish करेगा? By the central government. किसके रिक्वेस्ट पर? स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे। ऑब्वियसली जिन स्टेट्स के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है वही तो रिक्वेस्ट करेंगे ना इससे क्या कहते हैं, सेंटर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब जाकर के ये ऐसा बोर्ड बनाया जाएगा। दूसरा ये है कि द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इसमें बात की गई है कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ठीक है, टू सेट अप एन एडहॉक ट्रिब्यूनल for the adjudication of a dispute between two or more states in relation to the waters of an interstate or river valley। तो यहां से दो चीजें हैं, या तो अगर सेंटर चाहे तो एक रिवर बोर्ड बना दे, ठीक है, या सेंटर अगर चाहे तो कुछ एडहॉक ट्रिब्यूनल बना दे जो इसकी जांच करेगा। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि द डिसीजंस ऑफ द ट्रिब्यूनल वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। ये जो ट्रिब्यूनल है ना, जो कहेगी वो इनको मानना पड़ेगा। एंड नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू हैव द ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट। यहां पर अगर ट्रिब्यूनल ने बोल दिया तो फिर कोई भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है, वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज पे। उसके बाद यहां ना कुछ ये मैंने दे रखा है कि जो ट्रिब्यूनल्स अभी तक बनाए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो यहां से आपको ये दिख रहा है कि कितने ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स थे। उसके साथ साथ अगर आप देख पाए तो सपोज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट था, इसमें कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सिमिलरली आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है इसमें, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट था इसमें कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व थे, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जो वाटर डिस्प्यूट्स रहे हैं, ठीक है, या जो जो रिवर से रिलेटेड डिस्प्यूट रहे हैं उनमें कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व है वो भी आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। जो अभी सबसे लेटेस्ट में अभी ये हुआ था वो था महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना था। ये महानदी की जो रिवर थी ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे तो यहां पर वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरस्टेट काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग इंटरस्टेट काउंसिल की बात करते हैं तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में दिया हुआ है, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरस्टेट काउंसिल टू इफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ये ध्यान देना है, बिटवीन द स्टेट्स मतलब अलग अलग स्टेट्स के बीच, प्लस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ये कई बार लोग यहां से कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या ये सिर्फ स्टेट्स के बीच होता है। तो ये जो आर्टिकल 263 है वो जब इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स दोनों की बात करता है, ठीक है। उसके बाद यहां जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपसे पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और यहां से पूछा जाएगा कि कौन एस्टेब्लिश करता है इंटरस्टेट काउंसिल, तो बेसिकली ये प्रेसिडेंट करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश सच अ काउंसिल इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू हिम दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय इट्स एस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसा नहीं कि ये कोई परमानेंट काउंसिल ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर कभी भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगा कि हाँ जरूरी है कि इंटरस्टेट काउंसिल अभी ऑर्गेनाइज करना, तो वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इवन कैसा होगा या नेचर ऑफ द ड्यूटी कैसी होगी उस इंटरस्टेट काउंसिल की, ये भी प्रेसिडेंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से ड्यूटीज जनरली देखे जाते हैं, तो इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइसिंग अपॉन डिस्प्यूट्स व्हिच में अराइज बिटवीन द स्टेट। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो अराइज हो सकता है, या फिर अगर कोई ऐसा डिस्कशन करना है जो सेंटर एंड स्टेट्स का अगर कोई कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई चीज है, उस पर अगर इन्वेस्टिगेशन है या डिस्कशन है तो इसके लिए इंटरस्टेट काउंसिल हो सकता है। अगर कोई रिकमेंडेशन करना है अगर किसी भी स्टेट किसी भी सब्जेक्ट पर, ठीक है, एंड पर्टिकुलरली फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन इन इट, अगर कोई ऐसा रिकमेंडेशन है किसी पॉलिसी से लेकर के, तो वो भी एक इंटरस्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं इनके, सबसे जरूरी है वो ये है, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा उस काउंसिल के में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं उसके मेंबर।
अगर यूनियन टेरिटरीज में असेंबली है तो चीफ मिनिस्टर होंगे वहां के। एग्जांपल जो दिल्ली का है सपोज, तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है वो होंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेटर है यूटी के जहां पर असेंबली नहीं है तो वो होंगे, ठीक है। अगर कोई स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंदर है अभी, और अगर उस समय एक जो ये काउंसिल है वो अगर एस्टेब्लिश किया जाता है तो गवर्नर होंगे वहां के। उसके साथ साथ 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यहां पे नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट से। तो इसके जो 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर, उनको कौन नॉमिनेट करता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है खुद क्या है? वो चेयरमैन इंटरस्टेट काउंसिल के, ठीक है। उसके अलावा 5 मेंबर होते हैं, 5 मिनिस्टर बेसिकली वो कैबिनेट रैंक के हो सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं। उनको कौन नॉमिनेट करेगा? उनको भी प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। ये परमानेंट इन्विटीज होते हैं काउंसिल का, जब कभी भी काउंसिल बुलाया जाएगा ये लोग तो जाएंगे ही, ठीक है। उसके बाद काउंसिल जो है वो जस्ट एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये बस कोई भी चीज रिकमेंड कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद इसमें दूसरा है कि काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर, वो अगर चाहे तो 3 बार मिल सकते हैं। इट्स मीटिंग आर हेल्ड इन कैमरा एंड ऑल क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय कंसेंसस। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ना ओपन मीटिंग होती है ये, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये कहने का ये मतलब होता है हेल्ड इन कैमरा। तो जब हम लोग यहाँ से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और एक बार आर्टिकल देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है इसके इंटरेस्टेड काउंसिल की। वो स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन होते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर एज द चेयरमैन, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड 9 चीफ मिनिस्टर। काउंसिल को असिस्ट कौन करते हैं? कौन से काउंसिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग इस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल की बात कर रहे हैं। दैट इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटेरिएट कॉल्ड एज इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट। और इसके हेड कौन होते हैं? जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो हेड होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 चीजें हैं। पहला क्या, ये जो काउंसिल के मेंबर्स हैं वो, उसके अलावा जो 5 परमानेंट इन्विटीज होते हैं वो, और तीसरा इसमें क्या है? स्टैंडिंग कमेटी होती है वो। बेसिकली मैं इतना इलेबोरेट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एग्जाम में फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे ना छूटे, ठीक है। मैं हर टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट इसलिए ही करता हूं, ठीक है, कि अगर आप सपोज अगर 2 या 3 अलग अलग एग्जाम देने जा रहे हैं ना, जैसे सपोज आपका एक पेपर अभी है, फिर एक पेपर नेक्स्ट मंथ, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में कोई पेपर है, तो आपको ना 3 बार या 4 बार अलग अलग चीजों को नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। यही मेन मेरा मकसद है इन सब पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये जो हमारा आर्टिकल 301 to 307 है, पार्ट 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डील करता है ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया से। इसमें यह है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट्स और विद इन अ स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब बेसिकली यहां पे पार्लियामेंट अगर चाहे तो कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इवन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड विद दैट स्टेट और विद इन दैट स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट, but a bill for this purpose can be introduced in the legislature only with the previous sanction of the president। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है इसको, कि अगर ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल ला रही है ना, तो वहां पर प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नीडेड। ध्यान देना है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी होता है जब हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं। दूसरी चीज, स्टेट यहां पर है ना कि स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, बट इट नेवर मींस कि स्टेट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के साथ फेवर करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक स्टेट को मौका दिया ट्रेड करने का और दूसरे स्टेट से मौका छीन लिया, ऐसा नहीं है। यहां पर ना स्टेट फेवर कर सकती है किसी को, ना पार्लियामेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट को फेवर कर सकती है, ठीक है। तो यहां याद रखना है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जोनल काउंसिल। तो बेसिकली जोनल काउंसिल जो है वो क्या है? एक स्टैट्यूटरी है, मींस नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उस एक्ट का क्या नाम था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो अगर जोनल काउंसिल के बारे में पूछेगा तो सबसे पहला यही सवाल यहां से बनता है कि किस एक्ट से बना था ये।
तो ये बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, ठीक है। और वैसे भी स्टैट्यूटरी उसी को कहते हैं जो किसी एक्ट से बना हो, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि पूरे कंट्री को ना 5 जोन्स में डिवाइड किया गया एंड प्रोवाइडेड अ जोनल काउंसिल फॉर ईच जोन। ये जो जोन है ना, ये बेसिकली कुछ पर्टिकुलर चीजों को ध्यान में रख करके, लाइक वहां का जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, या वहां पे जो रिवर फ्लो है वो कैसा है, ये बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये 5 जोन बनाए गए थे, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोन। हर जोन में जो चीजें होती हैं वो बस हम लोग अभी समझते हैं। each zonal council consists of the following members। कौन कौन से इसमें मेंबर होते हैं? सबसे पहला जो होम मिनिस्टर है वो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द जोन, देन 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट, देन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूटीज इन द जोन। अगर उस जोन में यूनियन टेरिटरी आता है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, ठीक है। यहां पर कॉमन चेयरमैन कौन होता है पांचों काउंसिल का? वो होते हैं होम मिनिस्टर, ठीक है। तो फिर यहां से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेयरमैन कौन होते हैं। तो किसी भी काउंसिल का आएगा, अगर उसके चेयरमैन का नाम आता है तो होम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरमैन होंगे उसके। ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट्स एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बाय रोटेशन। मतलब इसमें जैसे सपोज अगर कोई एक हमारा काउंसिल है, उसमें अगर 5 स्टेट्स है तो 5 स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर है ना वो एक साल बाद चेंज होंगे इन द सेंस ये वाइस चेयरमैन के चेयर पे, ठीक है। तो हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर वाइस चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं बाय रोटेशन, होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम। तो अगर आपसे यहां से पूछता है कि वाइस चेयरमैन कौन होता है तो वो किसी न किसी स्टेट के सीएम होंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा हमको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो होम मिनिस्टर, देन सीएम, 2 अदर मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूटीज इन द जोन। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जोनल काउंसिल का? तो टू अचीव एन इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। देखो एक्चुअली जो हम लोगों ने वहां पर भी इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ा था ना, तो उसका भी कुछ यही एम होता है और जोनल काउंसिल का भी कुछ यही एम होता है कि एक तरीके से इंटीग्रिटी पूरे नेशन में बनी रहे। Then to help in arresting the growth of acute state consciousness, regionalism, linguism and particularistic trend। कई बार देखा जाता है कि डिफरेंट स्टेट्स में रीजनलिज्म को ना ऐसा तवज्जो ज्यादा दे दिया जाता है। लाइक एक रीजन जो है वो खुद को जब दूसरे से ज्यादा सुपीरियर मानने लगे ना, तो फिर यहाँ ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, या फिर कोई अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल है वो खुद को ज्यादा सुपीरियर मानने लगे दूसरे से, तो फिर उन सब जगहों पर ये इन चीजों को मेंटेन करके रखता है। Then to help in removing the after effects of separation in some cases, so that the process of reorganization, integration and economic advancement में synchronize। इसका क्या मतलब है कि अगर आप देखें तो ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से ही आ गया था। तो क्या हुआ था उस समय कि जब नए नए स्टेट्स सेपरेट हो रहे थे ना, तो ऑब्वियसली जब एक नया स्टेट बनता है तो शुरू में कुछ दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो किस तरीके से उनको मतलब इंटीग्रेट करके रखा जाए, उनके इकोनॉमिक सिचुएशन को ध्यान में रखा जाए, सबको एक साथ लेकर के चलना, तो ये सब किसका? जोनल काउंसिल का काम होता है। Then to cooperate with each other in the successful and speedy execution of major development project। जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से वो हो सके, इसके लिए फिर हमारा जोनल काउंसिल यहाँ पे काम करता है। देन टू सिक्योर सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम किसका होता है? जोनल काउंसिल का। लेकिन यहाँ पे जब मैंने आपको 5 जोनल काउंसिल बताया ना, मैंने कहीं भी नॉर्थ ईस्ट का नाम नहीं लिया था, ठीक है। तो बेसिकली एक नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल अलग से सेपरेटली बनाया गया था बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। इसमें बेसिकली कौन कौन से स्टेट है? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ये नाम याद रखना है, ठीक है। इनका भी फंक्शन सिमिलर है जोनल काउंसिल का, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें इनको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। सबसे पहला कि हैज टू फॉर्मुलेट अ यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान कवरिंग मैटर्स ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस। एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में अभी पिछले कुछ समय से ये जो रीजनल प्लान वाली बात है ना, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में इशू है, ठीक है। वहां पे ये बहुत ज्यादा बड़ा इशू है अभी। तो किस तरीके से सब साथ रह सके उसके लिए,
और दूसरा चीज ये होता है ना कि जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो ड्यू टू मेनी रीजंस वहां पे कुछ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर का इशू हमेशा आते रहता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल जब अरुणाचल की बात करते हैं तो फिर उधर से आपका चाइना का इशू आता है इसमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी थ्रेट इसमें काफी ज्यादा होते हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें या फिर हम लोग एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें। नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं दोनों चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से सिक्योरिटी मेंटेन किया जाए इन रीजन्स में, इसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहा जोनल काउंसिल, जो डिफरेंट जोनल काउंसिल्स है वो आप चाहें तो यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस जोन में कौन कौन से स्टेट है, उनका हेडक्वार्टर क्या है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक नजर बस मार सकते हैं इस पर वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है वो आप यहां से देख सकते हैं कि 261 में पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड दिया हुआ है। Then 261 adjudication of dispute relating to waters of interstate river और river valleys, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे 301 इंपॉर्टेंट है। 301 क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेट को इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उनको प्रेसिडेंट से परमिशन लेने होंगे, ठीक है। उसके बाद 302 है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फिर सिमिलरली 304, 5, 6 एंड 7 हमारा इसी से रिलेटेड है। यहां पे एक बार 305 आप देखना, सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज। स्टेट मोनोपोलीज के यहाँ क्या कहने का मतलब है कि ऐसा कोई स्टेट कानून नहीं बना सकती है कि उस पर वो किसी को अलाउ ही ना करे अपने स्टेट में आने से, ठीक है। तो किसी भी चीज पर स्टेट का मोनोपोली नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें, और इसमें गिने चुने 262 हो गया वो, देन 263, 301, देन 303, देन 305, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। और ये ना मैं यहाँ एक चीज बता दूं कि बहुत लोगों को लग रहा हो कि मैंने भी पार्लियामेंट का चैप्टर एंड सेंटर स्टेट रिलेशन मैंने नहीं पढ़ाया अभी, तो इसके बाद मैं आपको सेंटर स्टेट रिलेशन एंड पार्लियामेंट एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप लक्ष्मीकांत देखें तो उसमें एक सेंटर स्टेट रिलेशन है, उसके बाद इंटर स्टेट रिलेशन है, तो मैंने कुछ पर्पस से पहले इसको बताया है, ठीक है। ये एक्चुअली इसका कुछ काम बाद में आएगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो पार्लियामेंट एंड सेंटर स्टेट रिलेशन में दोनों क्लास साथ लूंगा, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इमरजेंसी प्रोविजन पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।